जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भारत के लिए बांग्लादेश का माहौल फ्रेंडली नहीं रहा। अगर इंडिया ने पाकिस्तान से जंग छेड़ी तो बांग्लादेश में सिलीगुड़ी राहदारी निशाना बन सकती है। ढाका हुकूमत ने ट्रांजिट ट्रेड कॉरिडोर मुअत्तल किया तो भारतीय नॉर्थ ईस्टर्न कमांड के 4-4.5 लाख फौजी फंस सकते हैं। ये मंजरनामा भारत के लिए कितना हौलनाक होगा? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। दूसरा, मैं सुनो चैनल का ये जो इनिशिएटिव है इसको अप्रिशिएट करना चाहूंगा, क्योंकि हम ये जो मीडिया पे जो कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन साइड पे जो सीनियर एलिमेंट्स हैं वो हमारी बात सुने और उनको अकल आए कि वो एक बहुत खतरनाक खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे आपने जिक्र किया कि बांग्लादेश की सिचुएशन चेंज हो चुकी है। हसीना वाजिद ने एक इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था कॉरिडोर का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ये जो फोर्सेस हैं जो सेवन सिस्टर्स में 4.5 लाख के करीब सोल्जर्स उनके मौजूद हैं, इनको शिफ्ट करने के लिए ईस्टर्न बॉर्डर पे दैट इज हमारे बॉर्डर पे जी। तो इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर पे वो उसके लिए क्रिटिकल था। कोल्ड स्टार्ट स्ट्रेटेजी जो चंद दहाइयां पहले इंडिया लेके आया था, उसके लिए क्रिटिकल था कि ये फोर्सेस को इमीडिएटली हमारे बॉर्डर के ऊपर अवेलेबल हों। लेकिन अब जबकि सिचुएशन बांग्लादेश में टोटली चेंज हो चुकी है और बांग्लादेश में अब इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश में कुर्बतें बढ़ रही हैं और बांग्लादेश उस तरीके से एक अलाय नहीं है इंडिया का जैसे कि पहले था। तो ये जो आप जिक्र कर रहे हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसको चिकन नेक भी कहा जाता है। जी। जहां से इन फोर्सेस ने गुजरना है, ये 4.5 लाख फोर्सेस। हमने जब कभी भी वॉर प्लानिंग की है तो हमेशा हमने देखा है कि ये फोर्सेस इंडिया के लिए क्रिटिकल हैं। जब तक ये फोर्सेस ईस्टर्न हमारे बॉर्डर के ऊपर नहीं आती, इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर पे नहीं आती, तो इंडिया को जो हल्की सी एज पाकिस्तान के ऊपर है, बहुत बड़ी एज नहीं है, जो हल्की सी एज है पाकिस्तान के ऊपर वो एंजॉय नहीं कर सकता। तो इस सूरत में जैसे आपने कहा है कि उस पर बहुत टाइम लगेगा और सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो बहुत खूबसूरत, आपने कहा है कि वो उसके गले का फंदा साबित हो सकता है। और उस टाइम में जब मोबिलाइजेशन होती है, उस टाइम में पाकिस्तान जो है वो बहुत कुछ हासिल कर चुका होगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, अगर हम हिंदू इंतहा पसंदी की बात करें तो हिंदुस्तान में अक़लियतों के साथ क्या कुछ हो रहा है हम सब जानते हैं। सिखों के साथ किस तरह का सलूक है, मणिपुर में ईसाइयों के साथ क्या हुआ। अगर हम भारतीय फौज की बात करें तो सिखों ने तो कह दिया कि हम नहीं लड़ेंगे और बाकी जो अक़लियतें हैं वो भी नहीं लड़ेंगी। तो ये जो गरूर करता है भारत अपनी फौज पर, ये कैसे लड़ लेगा पाकिस्तान के साथ? देखिए जन्नत, हमें जो इंडियन सोसाइटी है उसको भी देखना है और इंडियन आर्म फोर्सेस को भी देखना है। इंडियन सोसाइटी जो है वो स्ट्रेटिफाइड है, वहां पे तबकात हैं। हिंदू कम्युनिटी के अपने 4 तबकात हैं, डिवीजन है वहां पर, और उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है। इसके अलावा वहां पे जो अकलियतें हैं, दैट इज सिख हो गए, मुसलमान हो गए, वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत हाई प्रोपोर्शन में है। सिख जो है वो ओवरऑल इंडियन सोसाइटी में 1.86% हैं, जबकि आर्मी में 8% सोल्जर्स जो है वो सिख हैं। और जो मुसलमान हैं वो ओवरऑल 14.2% है इंडिया के, जबकि आर्मी में 3% हैं। ये दोनों। और अगर मैं नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की बात करूं, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की बात करूं, तो उसमें 50% मुसलमान है। तो आप देखें ये जो सिचुएशन अभी बन रही है, मुसलमानों को बुरा भला कहा जा रहा है, मुसलमानों को ये कहा जा रहा है कि ये जो इस्लाम है वो एक टेररिस्ट रिलीजन है, पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है। तो इस एनवायरनमेंट में ना सिख दिल के साथ इंडियन आर्मी के साथ होंगे और ना ही मुसलमान होंगे। तो ये वो सिचुएशन है जिसको इंडिया बहुत अच्छे तरीके से समझता है। बिल्कुल सर, ऐसी बहुत सी वीडियोस भी सामने आ रही हैं कि जो इंडिया में कश्मीरी मुसलमान हैं उनसे ज़बरदस्ती पूछा जा रहा है कि आप पाकिस्तान का नाम लें, पाकिस्तान के बारे में बात करें, लेकिन वो बात नहीं करना चाहते। वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से इल्हाक करना चाहते हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं कि जो उनका मुसलमानों के साथ रवैया है, तो वो जो अपनी फ़ौज पे गरूर करना, तकब्बुर होना, तो क्या वो मुसलमान भारत के लिए या भारत के दिफा के लिए लड़ेंगे? आप यकीन करें कि मैं बीजेपी को अपने लिए एक फ्रेंडली फोर्स समझता हूँ। बीजेपी जो है वो एंटी थीसिस है सेकुलरिज्म के लिए। सेकुलरिज्म जो है वो एक पावर थी, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी इंडिया की, और सबसे ज्यादा जिसने डैमेज किया सेकुलरिज्म को वो बीजेपी ने किया है। और बीजेपी प्रो थीसिस है टू नेशन थ्योरी के लिए। टू नेशन थ्योरी जो कि 1971 वॉर में इंदिरा गांधी ने कहा था मैंने बे ऑफ बंगाल में बहा दी है, वो बीजेपी ने अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से उसको रिवाइव किया, उसको दोबारा से जिंदा किया है। तो इन हालात में जबकि
जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है इंडिया में, तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है इंडिया की, कि इंडिया जो है वो उस तरह की अगर कोई मार्का आजमाई करता है तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, ना सिर्फ हमारी साइड से बल्कि अंदर से भी। जी जनरल साहब, हम लोग चूंकि कुछ टेक्निकल पोजीशंस को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर की स्पेशली हम बात कर रहे हैं। अब बांग्लादेश में अगर हम करंट पॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो वो भारत के लिए उस तरह से साजगार नहीं है जिस तरह से हसीना वाजिद के टाइम में थी। तो कितनी इंपॉर्टेंस होगी इस वक्त बांग्लादेश की, और डिसाइसिव मोमेंट क्रिएट कर सकता है ये पाक भारत अगर जंग होती है तो? आप यकीन करें कि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ना सिर्फ इसका लिंकेजेस बांग्लादेश के साथ हैं बल्कि इसके लिंकेजेस चाइना के साथ भी हैं। बिल्कुल। अगर आपको याद हो 2017 में दोकलम एक रीजन है भूटान का, जहां पे कि चाइना और इंडिया का स्टैंड ऑफ हुआ था, और उसके बार बार हम देखते हैं उसके बाद कई दफा यहाँ पे स्कर्मिशेस हो चुकी हैं। तो इसके लिंकेजेस दोनों तरफ से हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है ना वो इंडिया के लिए गले का फंदा साबित होगा। अगर ये फोर्सेस जो कि ईस्ट में बैठी हुई हैं, सेवन सिस्टर्स में, ये अगर इनकी जो मूवमेंट है वो टाइमली ना हो सके, या वो जो है वो उसमें टोटली रुकावट आ जाए, तो ये बहुत बड़ा एक धचका होगा इंडियन आर्मी के लिए, जो कि पाकिस्तान की माइट को फेस कर रहा होगा अपने वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर। अच्छा सर, अगर हम भारत की बात करें तो बहुत सी ऐसी तहरीकें चल रही हैं जो कि एक अलहदा स्टेट चाहती हैं, जैसा कि आपने सेवन सिस्टर्स की बात की, खालिस्तान मूवमेंट भी चल रही है। तो क्या इन हालात में हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ जंग की गलती कर सकता है? देखिए, मैं यहाँ पे इंडिया की वल्नरेबिलिटीज का जिक्र करना चाहूंगा, और ये कम अज कम मैंने जो लिस्ट बनाई है वो 10 के करीब है। कश्मीर इंडिया की बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है। सही। कश्मीर को इंडिया चाहता है कि ये बायलैटरल रहे, लेकिन वो अपनी हरकतों से उसको इंटरनेशनलाइज कर देता है। पंजाब एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है। सिख कम्युनिटी कह रही है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि पंजाब में एक पंजाबी का गाना लॉन्च हुआ है जो कि इंडिया ने बैन किया है, और वो उसका बेसिक जो अल्फाज यही है कि हम पाकिस्तान को किसी तरीके से भी मुर्दाबाद नहीं कह सकते। इसके अलावा जो सेवन सिस्टर्स है, असम हो गया, नेक्स्ट लाइट इंसर्जेंसी होगी, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर इटसेल्फ, ये बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटीज है इंडिया की। और दूसरा, मैं अगर उनके आर्म फोर्सेस की बात करूं तो मैं कहना चाहूंगा कि उनका एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसको वो अपनी ताकत के इजहार के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली उनकी बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है। इसी वजह से हमारी जो पाकिस्तान नेवी के जो एक्शंस की वजह से उसे अब बैक ऑफ करना पड़ा है, और वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को वापस ले गया है। तो ये वो एनवायरनमेंट है जिसमें कि इंडिया को ये समझना चाहिए कि सिचुएशन उसके लिए उतनी फेवरेबल नहीं है जितनी वो समझता है। ना तो वो इतना बड़ा है जितना वो बढ़ के मारता है, और ना ही उसके लिए ये वल्नरेबिलिटीज एड्रेस करना को बहुत ज्यादा आसान होगा। जनरल साहब, वैसे इतनी डिविजन्स हैं, और अभी आपने भी जितने भी भारतीय मसाइल हैं उनका जिक्र किया है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, ये तो क्लियर पाकिस्तान जो है वो क्लियर फतह हासिल कर सकते हैं सारे सिचुएशन में, तो ये तो वाज़ेह बर्तरी है, पाकिस्तान एडवांटेज में है। देखिए, एक चीज जो इंडिया को समझने की जरूरत है वो ये है कि जबकि इंडिया जो है वो एक नेचुरल अलाय है यूएस का, और यूएस उसको तैयार कर रहा है चाइना के खिलाफ, तो पाकिस्तान एक नेचुरल अलाय है चाइना का। चाइना जो है वो एक उभरती हुई ताकत है, और अमेरिका जो है वो एक डिक्लाइनिंग पावर है। चाइना जो है वो हमारा नेबर है, और अमेरिका एक डिस्टेंट पावर है, एक दूर का नेबर है। और जब कभी अमेरिका की ताकत में कमी आएगी तो अमेरिका श्रिंक करेगा, जैसे कि इंग्लैंड ने या यूनाइटेड किंगडम ने श्रिंक किया था। सो चाइना की मौजूदगी में जितने भी हमारी ये सिचुएशंस हैं, चाहे वो कश्मीर डिस्प्यूट है या ये जो एनवायरनमेंट बनी हुई है, ये बायलैटरल नहीं, ये ट्राइलेटरल है। बिल्कुल। जबकि इंडिया को अमेरिका कोशिश कर रहे तैयार करने की एज ग्लोबल प्रोडक्शन हाउस। अमेरिका की जो टैरिफ वॉर है उसके बाद अमेरिका की कोशिश है कि वो जो जितनी भी प्रोडक्शन है वो चाइना से शिफ्ट हो जाए इंडिया में। तो इंडिया का इतना बड़ा लॉस होगा अगर कोई इस तरह की मार का आजमाई होती है कि इंडिया जो है वो बहुत कई दहाइयों तक संभल नहीं सकेगा।
और जनरल साहब, वैसे भी अगर एक्सपर्टीज़ की भी हम यूजुअली बात करते हैं तो जो हमारे पास फैक्ट्स मौजूद हैं, हमारे जो ज़राए हमें बताते हैं उस हवाले से भारतीय फ़ौज के अगर जवानों की जिक्र करें तो औसतन 35 साल की एक उम्र है। हमारे यहाँ 25 साल के जवान मौजूद हैं। और उस तरह अगर जज्बे की बात करें तो हमारे जवान तो जज्बा शहादत से वैसे ही लबरेज हैं, और भारत में इतनी इटसेल्फ डिमोरलाइजेशन मौजूद है। बहुत खूबसूरत आपने बात की। जैसे मैंने कहा, देखें इंडियन आर्मी का अगर आप डीएनए देखें, इंडियन आर्मी के रेप इंसिडेंट्स हैं, इंडियन आर्मी के फेक एनकाउंटर्स के इंसिडेंट्स हैं, इंडियन आर्मी में होमिसाइड और सुसाइड के इंसिडेंट्स हैं, इंडियन आर्मी में लो मोराल के इंसिडेंट हैं, और सबसे जो बड़ी बात है जो आपने शुरू में जिक्र किया था वो है फेथ, हमारा ईमान। जी बिल्कुल। आप जो जिक्र कर रहे हैं कि हमारी जो जवान है वो फुली चार्ज है और उनमें शहादत का जज्बा है। मैं अगर आपको अपनी जाती बताऊं कि मुझे 6 साल हो गए रिटायर हुए, 60 ईयर्स मेरी एज है। मुझे आज अगर जाना पड़े बॉर्डर के ऊपर तो मैं दूसरी दफा सोचूंगा नहीं। ये वो जज्बा है जिसका कोई काउंटर नहीं है इंडिया के पास, और इससे जबकि इंडिया की तादाद ज्यादा। बिल्कुल, और वही ना, तादाद मैटर नहीं करती, जज्बा मैटर करता है। और अगर हम भारत की बात करें अजीम, जैसा कि आपने मेंशन किया कि अंदरूनी इतने इख्तलाफात चल रहे हैं, चाइना के साथ उनके हालात कशीदा हैं, तो इस तमाम सूरत हाल में मेरा नहीं ख्याल कि भारत ऐसी गलती करेगा। और पाकिस्तान ने जो 2019 में भारत का हश्र किया था उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए।